जितेंद्र श्रीवास्तव जी। धन्यवाद जयंत जी। और मैं भी आज थोड़ा परेशान ही रहा, इसलिए विलंब हो रहा था। सबसे पहले तो उपस्थित सभी लोगों को का अभिवादन है। जो लोग भी यहाँ हैं उपलब्ध, प्राचार्य साहब, डॉक्टर बाला साहेब जाधव जी, प्रोफेसर रोहिदास जी, प्रोफेसर उत्कर्ष जी, जयंत जी, संजय जी, भोपे जी, राठौर जी, जो लोग भी उपस्थित हैं, सबका नाम लेना शायद संभव नहीं होगा। एक लंबी सूची है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोगों के साथ जुड़कर। मेरे बहुत प्रिय डॉक्टर शिवदत्त बावलकर ने जब बात कराई जयंत जी से और ये तय हुआ कि मुझे इसमें बोलना है, तो फिर मुझे प्रसन्नता हुई जुड़ करके। आज का जो विषय है, आप लोग सुबह से इस पर चर्चा कर रहे होंगे और मराठी, अंग्रेजी और हिंदी साहित्य के संदर्भ में कर रहे होंगे। जो राष्ट्रीय चेतना का प्रश्न है, सामान्यतः ये देख लिया जाता है और वो बहुत गलत नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में जो कविताएं लिखी गईं, जो कहानियां लिखी गईं, जो उपन्यास लिखे गए, या साहित्य की भिन्न भिन्न विधाओं में जो लेखन हुआ, उसे राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन याद रखिए कि राष्ट्रीय चेतना कोई एकाएक आई चीज नहीं है। राष्ट्रवाद की जो अर्वाचीन अवधारणा है वह स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ती है, लेकिन राष्ट्रवाद की एक अवधारणा बहुत पीछे से हमारे वहां चलती चली आई है। यदि वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे मनीषियों को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको प्राचीन भारत में भी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद जैसी चीजें दिखाई देंगी, मिलेंगी। वीरगाथा का जो पूरा काव्य है, यह ठीक है कि आज के अर्थ में हम जो राष्ट्र समझते हैं उस तरह का राष्ट्र नहीं था, लेकिन जितनी जितनी परिधि में वो राष्ट्र था, वो कविताएं उस राष्ट्रीय चौहद्दी के लिए राष्ट्रीय चेतना की ही कविताएं हैं, लेखन है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे मुख्य रूप से, जो कि मुझे लगता है ये सारी बातचीत आधुनिक साहित्य पर केंद्रित है, तो हम कविता और गद्य दोनों संदर्भों में बात करेंगे कि किस तरह से हिंदी में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है। यह जानना बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। जो लोग सुन रहे हैं, विद्यार्थी हैं, वे लोग भी, और जो लोग लगातार चिंतन करते हैं राष्ट्रीय चेतना को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर के, राष्ट्रीयता को लेकर के, उनके लिए भी ये चिंता का, सोचने का, चिंतन का विषय है। जानना जरूरी यह भी है कि जो सांस्कृतिक चेतना है, जो सांस्कृतिक संदर्भ है, उसको जाने बिना हम राष्ट्रीय चेतना की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी 1947 तक का जो समय है जब हमें स्वाधीनता मिली, भारत को स्वाधीनता मिली, उस पूरे कालखंड को आप देखेंगे तो लगभग 100 वर्ष, और अगर 19वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभ से देखेंगे तो 150 वर्ष का समय जो है वो मिलेगा, जब राष्ट्रीय चेतना अपने सबसे प्रखर रूप में आपको दिखाई देगी। औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष करती हुई, अंग्रेजों से संघर्ष करती हुई, वो आपको दिखाई देगी। लेकिन याद रखिए कि 20वीं शताब्दी के आरंभ की जब हम बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वही समय है जब प्रथम विश्व युद्ध होता है। ये एकदम 1915-16 तक का जो समय है, 14, ये सारा का सारा जो समय है प्रथम विश्व युद्ध का समय, उसे आप नजरअंदाज करके राष्ट्रीय चेतना पर बात नहीं कर सकते। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वह यह था कि यूरोप था, यूरोप की प्रभुता कम हुई, उसकी ताकत कम हुई, और यूरोप की ताकत कम होने का नतीजा यह हुआ कि भारत जैसे राष्ट्र वो मजबूती की ओर बढ़े, अपनी स्वाधीनता की लड़ाई की ओर और प्रखरता से बढ़े। इन चीजों को अगर एक साथ जोड़कर देखते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। प्रथम विश्व युद्ध ने नरसंहार तो बहुत किया, लेकिन साथ ही साथ यह भी हुआ 20वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभिक वर्षों में कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की भावना का उदय हुआ। पूरी दुनिया में आप देखेंगे, तमाम राष्ट्रों में आप देखेंगे कि लोकतंत्र का संघर्ष बहुत तेज हुआ।
हमारे बगल में सोवियत संघ बना, वो एक अलग किस्म का राष्ट्रवाद वहां विकसित हुआ, हम आज उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह याद रखना है कि साम्राज्यवादी ताकतें आपस में संघर्ष करने लगी। विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जो तमाम शक्तिशाली राष्ट्र थे, साम्राज्यवादी ताकतें थीं, वो संघर्ष करने लगी आपस में, और उसका फायदा उन राष्ट्रों को हुआ जो अपने मुक्ति संघर्ष से जुड़े हुए थे, जो अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत जैसा महान राष्ट्र जिसमें हम आप सब हैं, हमारा अपना राष्ट्र। तो इसको देखना और जानना बहुत जरूरी है। रंगभेद का जो पूरा मसला था वो सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं था, पूरी दुनिया में रंगभेद को लेकर और तमाम तरह के भेद को लेकर के संघर्ष शुरू हुआ। भारत में भी हम जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पूरा आंदोलन है, उसको भी आपको देखना चाहिए। सब राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी चीजें हैं। राष्ट्रीय चेतना का मतलब सिर्फ अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा गया साहित्य नहीं है। राष्ट्रीय चेतना का मतलब वह सारा साहित्य जो इस राष्ट्र को अग्रगामी बनाने के लिए लिखा गया, चाहे वो किसी भी ढंग से समाज में जो कुछ भी ऐसा था जिससे राष्ट्र पिछड़ रहा था, उन सबको हटाने की जो चेतना थी वो राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है। वो हमारी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। प्रमुख हिस्सा अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारा संघर्ष था वो उसके साथ है। इसको देखना, जो ये राष्ट्रीय चेतना थी वो जिस राष्ट्रवाद पर केंद्रित थी, जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को जरूर पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। अब उनकी चीजें उपलब्ध हैं हिंदी में, अंग्रेजी में भी उनकी चीजें उपलब्ध हैं, तो जो जिस भाषा में पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। राष्ट्रवाद की अगर धाराएं देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभिक वर्षों से लेकर और 1947 तक में राष्ट्रवाद की भिन्न भिन्न धाराएं आपको मिलेंगी। हम आज मुख्य रूप से थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो खासकर 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की स्थिति रही, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन विवेकानंद को मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद के लिए राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना क्या थी उसको देखें। जब तक लाखों लाख लोग भूख और अज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उसके खर्चे पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता। याद रखिए कि ये सारी बातें उस दौर में जो लोग भी चिंतनशील लोग थे वो सब सोच रहे थे कि समाज का संपूर्ण विकास जरूरी है, हर प्रकार के शोषण से मुक्ति, यही राष्ट्रीय चेतना है, जिसमें औपनिवेशिक शोषण सबसे सामने दिखाई देता था। हमारे बिल्कुल स्पष्ट था अंग्रेजों द्वारा जो हमारा शोषण हो रहा था। विवेकानंद जब अज्ञान की बात कर रहे थे तो वे जानते थे कि ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है, और हम सब जानते हैं कि ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है। ज्ञान के बिना कोई मुक्ति नहीं मिलती। अंग्रेजों से हमारी जो मुक्ति हुई उसमें भी ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका थी। बलिदान तो खैर है ही, महान बलिदान है, उन बलिदानों को हमें याद करते ही रहना चाहिए। भारतेंदु जब कहते हैं 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, अपने समय में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब भारतेंदु कहते हैं कि रोवहु सबके मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, तो वह इसी राष्ट्रीय चेतना की एक तरह से उद्घोषणा कर रहे थे कि जिस भारत में हम रहते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, उसकी जो दुर्दशा है कैसे उसको दूर किया जाए। और यह चेतना आपको भारतेंदु के पूरे साहित्य में दिखाई देगा। यही आपको भारतेंदु काल के अन्य लेखकों के गद्य में, प्रताप नारायण मिश्र के गद्य में, बालकृष्ण क्या कहते हैं भट्ट जी के साहित्य में दिखाई देगा, भारतेंदु के गद्य और भारतेंदु की कविताओं में भी दिखाई देगा आप। और उस समय का बल्कि पूरा भारतीय साहित्य अगर आप देखना चाहेंगे उस कालखंड का, तो भारतीय साहित्य में भी आपको यह चेतना दिखाई देगी। यह चेतना आपको तमिल साहित्य में भी मिलेगी, मलयालम साहित्य में, मराठी साहित्य में, हर जगह आपको यह चेतना दिखाई देगी। बांग्ला साहित्य में बहुत प्रखर रूप से ये चीजें दिखाई देंगी। तो लेकिन जिसे हम लोग राष्ट्रीय चेतना के रूप में बार बार उद्धृत करते हैं और जिन कविताओं को बार बार उद्धृत करते हैं, दरअसल वो द्विवेदी युग का साहित्य सबसे प्रमुख रूप से हमारे सामने आता है। मैथिली शरण गुप्त हमारे सामने आते हैं, हरिऔध हमारे सामने आते हैं, और द्विवेदी युग और ये जो छायावाद का समय है, इसी के साथ साथ कुछ और कवि हैं जो लगातार लिख रहे हैं। प्रेमचंद जैसा गद्य
लिखने वाला व्यक्ति, कथाकार, उपन्यासकार, चिंतक इसी दौर में लगातार लिख रहा है, जो द्विवेदी युग और छायावाद का समय है। इसी समय में प्रेमचंद का पूरा गद्य आ रहा है, जो स्वाधीनता आंदोलन से, स्वाधीनता की चेतना से जुड़ा हुआ है। बल्कि उसके बिना आप हिंदी साहित्य में स्वाधीन चेतना, स्वाधीनता की चेतना, स्वाधीनता आंदोलन की कोई बात कर ही नहीं सकते हैं प्रेमचंद के बिना। तो ये चीजें वहां पर आती हैं। दो उद्धरण और आपको मैं दूं, एक वासुदेव शरण अग्रवाल का और एक रामविलास शर्मा का उद्धरण। और आप देखें कि अलग अलग वैचारिक सरणियों के लोग भी किस तरह राष्ट्रीय चेतना को समझने के मामले में एक जैसे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि सुदूर मालाबार के शंकराचार्य, तमिल के कंबन, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, असम बंगाल के चैतन्य, उत्तरापथ के वाल्मीकि और तुलसीदास, बिहार के बुद्ध और महावीर, राजस्थान की मीराबाई, कश्मीर की लल्लेश्वरी, गुजरात के नरसिंह मेहता, पंजाब के गुरु नानक, इन सब की सांस्कृतिक भाषा एक है। ये सांस्कृतिक भाषा ही हमें एक राष्ट्र बनाने में मदद करती है, आरंभिक तौर पर एक राष्ट्र बनाने में मदद करती है। अलग अलग ढंग से जीते हुए, अलग अलग ढंग का आचार व्यवहार रखते, लेकिन जो सांस्कृतिक भाषा एक है, जीवन मूल्य एक जैसे हैं। यह एक बड़ी चीज है जिसे वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना दोनों के अर्थ में उद्धृत करते हैं और बहुत विस्तार से बात करते हैं। जब वो पृथ्वी सूक्त की व्याख्या करते हैं, उसको भी देखना चाहिए। पृथ्वी सूक्त की, नदी सूक्त की जब वो व्याख्या करते हैं तो वो सब पढ़ने लायक है। आज मैं उतने विस्तार में नहीं जा सकता, समय की कमी है। और रामविलास जी कहते हैं कि यूरोप में कोई ऐसा देश नहीं है, न समूचे यूरोप की कोई काव्य परंपरा ऐसी है जहां प्राचीन भाषा से लेकर विभिन्न आधुनिक भाषाओं तक में अनेक गुणों और अनेक प्रदेशों में इस प्रकार किसी राष्ट्र का स्तवन किया गया है। अब इस बारे में कोई संदेह न रह जाना चाहिए कि प्राचीन काल में यहाँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना विद्यमान थी। वह उस युग में थी जिसे मध्यकाल कहते हैं और वह आधुनिक काल में है। जो मैं आरंभ में निवेदन कर रहा था कि सामान्यतः हम राष्ट्रीय चेतना की जब बात करते हैं तो स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ कर देखते हैं। रामविलास जी, वासुदेव शरण अग्रवाल इसे बहुत पीछे तक ले जाते हैं कि यह राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना बहुत पीछे से, प्राचीन समय से भारत में है। तो इसे हमें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए। जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं मित्रों, तो राष्ट्रवाद के दो चरण उसमें आते हैं। जो इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद के कई चरण बताए हैं, दो चरण है। 1885 से 1905 का समय, बहुत थोड़ा सा समय द्विवेदी युग का इसमें आएगा। और यह राष्ट्रवाद का उदारवादी स्वरूप है इतिहासकारों की नजर में। और जो दूसरा चरण है वो 1905 से 1918 तक का समय है, जिसमें गरम दल के लोग अपनी बात रख रहे थे। राष्ट्रवाद का एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा आक्रामक रूप हमारे सामने आता है, और वो शायद उस दौर में जरूरी भी था। गांधी जी से उनकी बहसें हैं आपस में, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो एक था, जरूरी चीज थी। तो इन दोनों स्वरूपों को, यानी उदारवादी स्वरूप राष्ट्रवाद का और फिर थोड़ा सा कह सकते हैं आक्रामक रूप जो राष्ट्रवाद का है, उसने भारत की राष्ट्रीय चेतना को निर्मित करने में भूमिका निभाई। और वह चेतना आपको हिंदी की कविताओं में और गद्य में, दोनों में दिखाई देगा। आप जब मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रहे होंगे, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की कविताएं पढ़ेंगे उस दौर में, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ने लगेंगे उसी दौर में, तो आप देखेंगे कि किस तरह राष्ट्रीय चेतना का उद्भव भी हुआ और उसका विकास भी हो रहा था। कैसे लोगों के लिए रोटी की तरह यह साहित्य जरूरी हो गया था। जिस तरह लोगों के लिए रोटी जरूरी थी, अन्न जरूरी था, उसी तरह यह साहित्य भी लोगों के लिए जरूरी हो गया था। और इसने बड़ी भूमिका निभाई लोगों को जागृत करने में, औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ खड़ा करने में, जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ खड़ा करने में, जो तमाम जातिगत शोषण थे उसके खिलाफ खड़ा करने में, स्त्रियों की मुक्ति में तमाम बड़ा आंदोलन है। ये महाविद्यालय शिवाजी के नाम पर है। शिवाजी की भूमिका बहुत बड़ी है राष्ट्रीय चेतना को निर्मित करने में। अगर आप टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो चीजें नहीं दिखाई देंगी। आप जब संपूर्णता में देखेंगे, एक परंपरा में चीजों को देखेंगे, तो आपको राष्ट्रीय चेतना का वास्तविक विकास दिखाई देगा।
और मिलेगा भी। कई चीजें हमारे पास, द्विवेदी मंडल के सभी कवियों को याद करिए आप, उनके गद्यकारों को याद करिए आप, देखिए कूट कूट कर राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। यहां तक कि अगर वो भक्ति का कोई आश्रय लेते हैं तो वह भी राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए ही लेते हैं, उसी को प्रकट करने के लिए वो उसको ग्रहण करते हैं और लेते हैं। यहीं पर यह भी याद रखिए कि यह जो छायावाद का समय है, इसी समय में कुछ ऐसी कविताएं, जो मैं अभी कह रहा था, ऐसे रचनाकार सामने आते हैं जो छायावाद की भावभूमि से अलग राष्ट्रीय चेतना की कविताएं लिखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा नाम से जो कविताएं लिखते हैं, 18 फरवरी 1922 को वो बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा नाम की वह महान कविता लिखते हैं, जिसे हर हिंदी वाला एक तरह से याद रखता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सबको याद होगी ये कविता, जिसमें आग्रह है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक दो जिधर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए वीर जा रहे हों, अनेक वीर जा रहे हों। ये महान कविता, ये कविता मतलब मुझे लगता है कि जब भी राष्ट्रीयता की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, राष्ट्रीय चेतना की बात होगी, तो इस कविता के बिना बात हो ही नहीं सकती है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के बिना वो बात हो ही नहीं सकती है। तो अलग अलग कोटियों में, खुद आप जब छायावाद की कविता देखेंगे, यानी कि जब प्रथम रश्मि शीर्षक कविता लिखते हैं पंत, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, तो यह सिर्फ प्रकृति चित्रण नहीं है। एक ऐसे समय में जब आपकी अभिव्यक्ति पर पहरे लगे हुए हों, जो आपको कुछ भी कहने की कोई छूट नहीं हो, उस दौर में सुबह की पहली किरण की मुक्ति को देखना, अपनी शर्तों पर उसका धरती तक आना और प्रकाश फैलाना, यह राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति थी। यह सिर्फ प्राकृतिक चेतना की अभिव्यक्ति नहीं थी। जाग तुझको दूर जाना जैसी कविता जब लिखती हैं महादेवी, तो यह राष्ट्रीय चेतना की कविता है। प्रसाद की बहुत सारी कविताओं में, नाटकों में, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये राष्ट्रीय चेतना की कविता है। प्रसाद के नाटकों में आपको लगातार इस तरह की कविताएं दिखाई देंगी। अलग से भी, मतलब छायावाद की पृष्ठभूमि की कविताएं तो हैं ही, इस तरह की कविताएं दिखाई देंगी। निवेदन यह कर रहा हूं मैं कि राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति द्विवेदी युग छायावाद से लेकर 1947 तक तो चलती ही है, उसके बाद भी चलती है। अगर आप उसके बाद के साहित्य को देखेंगे, नागार्जुन की कविताओं में जो चेतना है उसे आप वो ठीक है कि वो उपनिवेशवाद के विरोध की चेतना नहीं है, लेकिन सामंतवाद के विरोध की चेतना है। वह लोकतंत्र की और गहराई की चेतना है, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की चेतना है। यह राष्ट्रीय चेतना ही है मित्रों। इसे आप उसको अलगा करके नहीं देख सकते, उसको बांट करके नहीं देख सकते। ये लगातार जो लिख रहे हैं लोग, उसी समय में कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जग में उथल पुथल मच जाए, नवीन ऐसी कविता लिख रहे थे। ये राष्ट्रीय चेतना की ही कविता थी। बहुत सारी कविताएं मेरे सामने हैं, मुझे कहा गया है कि जल्दी इसको समेटना है, तो कुछ कुछ बातें और करके मैं कुछ पॉइंट्स सामने रख करके मैं इसको समेटता हूं। जब मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, या और उस दौर की सारी कविताएं आप उठा करके देखिए कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निराह है और मृतक समान है, या हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये राष्ट्रीय चेतना पर चिंतन करती हुई कविताएं हैं, और ये आज भी हमारे लिए जरूरी कविताएं हैं। आज भी अगर हमें पलट करके तो देखना ही चाहिए अपना इतिहास, अपने लोगों को। अभी मैं शिवाजी का जिक्र कर रहा था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुबह से किया होगा, तो इस बार बार हमें देखना है। बहुत सारी कविताएं मैंने लिखा, यशोधरा की रचना जो मैथिली शरण गुप्त करते हैं, मैं उसको भी राष्ट्रीय चेतना से जोड़कर देखता हूं। महात्मा बुद्ध से जुड़ी यशोधरा की जो कविता है, उसमें जो मुक्ति की चेतना है वह राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हुई है। वो स्त्री की मुक्ति हो या आध्यात्मिक मुक्ति हो, ये सब राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक मुक्ति राष्ट्रीय चेतना से अलग कोई चीज नहीं है, वो नाबिनालबद्ध है उसके साथ।
कोई मुक्ति अकेले की नहीं होती है, अलग अलग नहीं होती है, बहुत सारे रास्ते एक जगह जाकर के मिलते हैं। तो इन सबको हमें देखना चाहिए। संपत्ति शास्त्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कह रहे थे, मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता में लगभग वही बात कह रहे हैं। याद होगा आप लोगों को, महावीर प्रसाद द्विवेदी की किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है संपत्ति शास्त्र। साहित्य के व्यक्ति थे, वो उस तरह से सघन अर्थशास्त्र नहीं है, लेकिन आज भी वो पठनीय किताब है और उस दौर में तो बहुत जरूरी किताब थी, 20वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभिक वर्षों में। जब गुप्त जी कहते हैं कि अब पूर्व किसी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है, पर क्या इसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है। यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो, तो देश फिर से संपन्न हो, क्रंदन रुके आनंद हो। ये कितनी तरह की चिंताएं हैं। इसमें किसान की चिंता है, इसमें भूख की चिंता है, इसमें ओवरऑल जिसको कहते हैं संपूर्णता में जिसे कहेंगे राष्ट्र की संपूर्ण उन्नति की चिंता है। अंग्रेज जाएं, उनको तो जाना ही था, उसके लिए तो कविताएं लिखी ही जा रही थी, कहानियां लिखी ही जा रही थी। लेकिन यह चेतना मतलब बहुमुखी चेतना एक तरह से मैथिली शरण गुप्त में, महावीर प्रसाद द्विवेदी में, प्रेमचंद में, हरिऔध में, नवीन में, माखनलाल चतुर्वेदी में, सब में आपको दिखाई देगी। जयशंकर प्रसाद में, निराला की कविताओं को, जब निराला भिक्षुक जैसी कविता लिखते हैं, जब निराला कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की बात करते हुए और कहते हैं कि अलग अलग जो वंचित जातियां हैं उनका नाम लेकर कहते हैं कि वो अंधेरे का ताला खोलेंगे, तो मित्रों ये राष्ट्रीय चेतना ही है। क्योंकि निराला जानते हैं, लेखक कवि जानता है कि सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने भर से हमारी मुक्ति नहीं थी, उनको तो जाना ही था, उनके बिना तो मुक्ति हो नहीं सकती थी। लेकिन संपूर्णता में हमारी मुक्ति हमारे चौतरफा विकास से संभव थी। और उसमें आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, महात्मा गांधी को, इन सबको याद करना होगा, विवेकानंद को, इन सबको याद करना होगा, सबके योगदान को याद करना होगा। सब जो अपनी बात कह रहे थे वो राष्ट्रीय चेतना की ही बात थी, एक नए भारत के निर्माण की बात। यानी कि जब आज़ादी मिलेगी जो 1947 में मिली हम लोगों को, तो कैसा भारत होगा। जब प्रेमचंद का दलित पात्र गबन उपन्यास में देवी दिन खटिक कहता है कि जब तुम सुराज का नाम लेते हो बाबू, तो तुम्हारे मन में क्या आता है, तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, मोटर से चलोगे। अभी जब तुम्हारा राज नहीं है, तब उसके कहने का आशा है कि तब तुम हमारा खून चूसे जा रहे हो, तुम्हारा राज आ जाएगा तो क्या करोगे। यह संदेह जो था ये पढ़े लिखे लोगों के मन में था कि जो नया भारत बनेगा वह किनके लिए बनेगा, जो हजारों साल के वंचित हैं उनके लिए, या जो तमाम तरह का आनंद उठा रहे हैं राजे रजवाड़े उनके लिए। यह भी स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई चीज थी, जिसे आप हटाकर नहीं देख सकते, राष्ट्रीय चेतना से बिलगा कर नहीं देख सकते। यही चिंता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यही चिंता महात्मा गांधी की है, यही चिंता विवेकानंद की है, यही चिंता भगत सिंह की है, यही चिंता प्रेमचंद की है, यही चिंता निराला की है, यही चिंता महादेवी की है, यही चिंता प्रसाद की है, सबकी है। पंत की भी यही चिंता है। नाम छूट सकते हैं मुझसे, ये सिर्फ प्रसंगवश ये नाम लिए, ये सारी चिंताएं हैं तमाम। उस दौर में आप देखेंगे कि जो सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, स्त्रियों के आंदोलन, जो वंचित जातियां हैं उनके आंदोलन, ये सब क्या है, ये सब राष्ट्रीय चेतना की चीजें हैं। राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने वाली चीजें नहीं थी। अगर किसी ने इनको इस रूप में पढ़ा तो गलत पढ़ा, ये सब मजबूत करने वाली चीजें थी। और हमारा लोकतंत्र, हमारा राष्ट्र मजबूत हुआ इनसे। और हमारे कवियों ने, हमारे गद्यकारों ने इसे लिखा। आज भी अगर आपको 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को ठीक से समझना है, यानी कि 1907-8 से लेकर के 1936 तक के समय को समझना है राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में, सामाजिक चेतना के संदर्भ में, सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ में, तो प्रेमचंद का साहित्य प्रामाणिक स्रोत है। वो प्रामाणिक स्रोत है। समाजशास्त्री तक उसका उपयोग करते हैं समझने के लिए, तत्कालीन भारत, खासकर हिंदी प्रदेशों को समझने के लिए उसका उपयोग करते हैं। और यह कारण नहीं है कि प्रेमचंद संपूर्ण भारत में लोकप्रिय हैं और भारत से बाहर भी लोकप्रिय हैं। जहां भी मुक्ति की बात आएगी, जहां भी राष्ट्रीय चेतना की बात आएगी, सांस्कृतिक चेतना की बात आएगी, प्रेमचंद याद आएंगे, उनके बिना बात नहीं हो सकती है। तो ये
बहुत सारी कविताएं मेरे पास हैं इस समय। कैदी और कोकिला नाम की कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, पढ़नी चाहिए सबको। कैसे कोयल से बात, कोकिला से बात करती हुई, वो पूरा संवाद में कविता है और वो हमारे उस दौर की राजनीतिक चेतना को अभिव्यक्त करती है, मुक्ति के संघर्ष को अभिव्यक्त करने वाली कविता है कि राष्ट्रीय चेतना कैसे थी हमारे भीतर। और वो विभाजित राष्ट्रीय चेतना नहीं है, सबको साथ लेकर चलने वाली राष्ट्रीय चेतना है। उसमें सबके लिए जगह है, सबके लिए अवकाश है उसमें, तो इसको देखने की जरूरत है। झंडे की भेंट उनकी एक कविता है। बहुत सारी कविताएं मैं अभी उसको जिक्र नहीं करूंगा, चीजें छूट जाएंगी। स्वप्न खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का है, उपलब्ध है, उसको पढ़ना चाहिए और उसमें दिखाई देता है। श्रीवास्तव जी, कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम ले रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें निकल करके आती हैं, बनती हैं। मैं और भी कई कवि हैं जिनका कम कम जिक्र होता है राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में, याद किया जाना चाहिए। नाथूराम शर्मा शंकर एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं उस दौर के। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, लोकमान्य तिलक नाम की उनकी पुस्तकें हैं, पढ़ना चाहिए। जो मराठी भाषी लोग हैं वो भी देख सकते हैं, लोकमान्य तिलक पर जो उनकी रचना है वो देखने लायक है। सियाराम शरण गुप्त, हम लोग सब लोग नाम से परिचित हैं। उन्मुक्त और मौर्य विजय जैसी उनकी रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध का जिक्र मैंने कई बार किया। मन्नन द्विवेदी एक रचनाकार थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में उनको बहुत आदर से याद किया है। मन्नन द्विवेदी ने मातृभूमि के प्रति अभिमान, अतीत गौरव जैसी कविताओं, जिसमें अतीत गौरव है, ऐसी कविताओं की रचना की। और कई बार लोग अतीत गौरव को अतीत राग से जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बिना अपने अतीत को समझे, बिना अपने अतीत की व्याख्या किए आप कोई चीज नहीं कर सकते। श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, ये सब कवि हैं जो राष्ट्रीय चेतना की कविताएं उस दौर में लिख रहे थे। और उस दौर में भी मित्रों और आज भी राष्ट्रीय चेतना को सर्वोपरि मूल्य के रूप में रेखांकित किया जाना चाहिए। हमारे पास राष्ट्रीय चेतना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। राष्ट्र से प्रेम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। राष्ट्र सबसे ऊपर होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दुविधा किसी को नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रीय चेतना ने ही प्रेमचंद को कालजयी बनाया। अगर राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना उनमें नहीं होती तो अपने जाने के अब धीरे धीरे देखिए 90 वर्ष बीतने को आए, 89 वर्ष बीतने को आए प्रेमचंद को गए, लेकिन लगता है कि हमारे अपने समकालीन लेखक हैं प्रेमचंद, वो आज लिख रहे हैं प्रेमचंद। ये हमें लगता है, हम लोग इसको देखते हैं। नवजागरण के साथ जोड़ करके द्विवेदी युग को देखेंगे तो राष्ट्रीय चेतना की और भी बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। ये जो तमाम एक नया पूंजीवाद आया है, नया साम्राज्यवाद हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इस दौर में स्वदेशी के प्रति हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। यह भी राष्ट्रीय चेतना है। अगर हम अपनी चीजों के प्रति, स्वदेशी की भावना के प्रति नहीं खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़े संकट को दावत देंगे। ये आज के लिए जरूरी राष्ट्रीय चेतना है और आज के कवि, आज के गद्यकार इसको रेखांकित कर रहे हैं। आपको कई अच्छी कविताएं मिलेंगी जो स्वदेशी की भावना की कविताएं हैं, जो इस समय राष्ट्र को जगाने वाली कविताएं हैं और वो हमें सचेत करती हैं कि कैसे हमें जो नौ साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनसे सचेत रहने की जरूरत है। यानी कि राष्ट्रीय चेतना सिर्फ ऐतिहासिक महत्व की चीज नहीं है, राष्ट्रीय चेतना हमारे समकालीन महत्व की भी चीज है। वो प्रेमचंद से पढ़कर हम सीखें, प्रसाद से पढ़कर सीखें, या अपने किसी व्यक्ति को पढ़ करके सीखें। जब केदारनाथ सिंह अपनी बनारस जैसी कविता लिखते हैं तो क्या हमारी सांस्कृतिक चेतना को ही उन्नत बनाते हैं। वो जब वो युद्ध के विरुद्ध बहुत सारी कविताएं लिखते हैं तो वो हमारी समकालीन चेतना को, हमारी राष्ट्रीय चेतना को ही और मजबूत बनाते हैं। विभाजन के विरुद्ध जब वो कविता लिखते हैं तो हमारी राष्ट्रीय चेतना को ही मजबूत बनाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे कवियों के नाम यहाँ लिए जा सकते हैं। नागार्जुन का जिक्र मैंने किया, त्रिलोचन का जिक्र आप कर सकते हैं, उनकी कविताओं को देख सकते हैं। जहां पर भी वंचना
है और उसके विरोध में कोई लिख पढ़ रहा है तो वह इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कर रहा है, राष्ट्रीय चेतना को और प्रखर बनाने के लिए कर रहा है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चेतना पर चर्चा इसी अर्थ में महत्वपूर्ण हो सकती है कि हम उसके 20वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महत्व को तो देखें ही, 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महत्व को तो देखें, आज के समय में जब अदृश्य शक्तियां हमें घेरने की ओर हैं, हम कैसे अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को बनाए, बचाए रख सकते हैं और उसे अग्रगामी बना सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका। आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें शायद आप लोगों के काम आएंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।